तर रेल्वे बोर्डाकडून पत्रकार परिषद होते, थेट जाऊया। को सिग्नल का इंडिकेशन अगर ग्रीन मिल रहा है, इसका मतलब है उसका आगे का पाथ एकदम क्लियर है और वो सीधा अपनी पूरी स्पीड, जो भी उसको परमिटेड मैक्सिमम स्पीड है, उस पर वो अपनी गाड़ी को चला के ले जा सकता है। तो वो लगभग यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है, वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोको के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला। और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी वो भी 126 पे थी, वो भी 130 पे परमिटेड है, वो भी 126 किलोमीटर पर आवर पे थी। इनके सबके लोगों के डेटा से हम लोगों ने ये कंफर्म भी कर लिया है कि ये स्पीड थी गाड़ियों की, जो कि उनकी परमिटेड स्पीड के अंदर थी, लिमिट पे थी। तो ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था और उसको सीधा जाना था। किसी कारणवश जो कारण अभी इन्वेस्टिगेशन में है, और मंत्री जी, जैसा आप लोग देख ही रहे हैं कि मंत्री जी पिछले 36 घंटे से उसी साइट पे, और वो वहाँ से हिल नहीं रहे हैं। वहाँ पे वो रेस्टोरेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिलीफ और जितने भी लोग हॉस्पिटल में भी हैं उनसे भी जाके मिल रहे हैं। तो ही इज़ डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर एंड ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सो उन्होंने अभी जानकारी दी है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं अभी डिटेल में, क्योंकि जो भी हम कहेंगे अगर वो गलत हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए हम भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी फाइंडिंग्स हमें कंप्लीट डिटेल्ड फाइंडिंग्स हमें बताएं, जिससे कि हम लोग पता कर सकें कि क्या कारण था जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। दुर्घटना सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस की हुई है। ये भी एक चीज़ है जो कि सबको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे 3 इंजन भिड़ गए और बहुत सी मल्टीपल ट्रेन्स जो है वो आपस में टकरा गई, कैसे सब एक ही रास्ते में थीं। ये इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन या गलत समझ फ्लोट अराउंड कर रही है। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं दोबारा ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जो कि कोरोमंडल थी। उस ट्रेन किसी कारण, जिस भी कारण के वजह से, जिसको हमें पता चलेगी अभी डिटेल में कि क्या कारण था, वो जो एक्सीडेंट ग्रस्त हुई और अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई। उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए, और ये इतना तेज़ इम्पैक्ट था वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी। 128 kmph पे मामूली चीज़ नहीं है। और दूसरी इशू ये था कि वो एक आयरन ओर की ट्रेन थी, जो कि बहुत ही भारी ट्रेन होती है। तो वो सारा इम्पैक्ट जो है, कोलिजन का इम्पैक्ट, अगर आप लोग किसी भी टेक्निकल कोलिजन एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, कोलिजन का इम्पैक्ट उसने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो आयरन ओर भरी हुई ट्रेन थी। एंड द एंटायर पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो सारा का सारा ट्रेन के ऊपर आ गया। कोचिंग ट्रेन थी ये। अब इस ट्रेन के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूँगी। ये ट्रेन है LHB ट्रेन, हमारी जो LHB कोचेस हैं उसकी ट्रेन है ये। LHB इज़ अ वेरी वेरी सेफ ट्रेन। अगर आप और एक्सीडेंट्स इस तरह की ट्रेन के देखेंगे, आपको मिलेगा कि इवन एट फुल स्पीड ये ट्रेन कैप्साइज नहीं होते। इसके कोचेस जो हैं वो दे डोंट टर्न टर्टल, और इसलिए उसमें जो लोग होते हैं वो उनको कोई ज़्यादा इंजरीज नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली इस केस में ये ऐसा हादसा हुआ कि इस स्पीड पे अगर पूरा का पूरा इम्पैक्ट ट्रेन के ऊपर आएगा तो कोई भी दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस तरह के जंबलिंग अप को प्रिवेंट कर सके। तो मालगाड़ी बिल्कुल नहीं डिरेल हुआ, क्योंकि आयरन ओर था वो। तो आयरन ओर इतना स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली नहीं। और पूरा इम्पैक्ट जो है वो इस ट्रेन के ऊपर आ गया, जो कि पैसेंजर्स के साथ थी, और उसकी वजह से ये इंजरीज और अनफॉर्चुनेट डेथ्स बहुत हुई। तो ये है बैकग्राउंड इसका।
इसके साथ चूंकि इसके डिब्बे बिखर गए, इम्पैक्ट के वजह से, कोलिजन की वजह से सारा इधर उधर बिखरे, तो उसमें से कुछ डिब्बे जो हैं वो अगर आप देखेंगे तो ये जो डाउन लाइन मेन लाइन है इसकी तरफ आ गए, और ये डाउन मेन लाइन पे यशवंतपुर एक्सप्रेस निकल रही थी, वो भी 126 की स्पीड पे जा रही थी। वो करीब करीब क्रॉस कर गई थी। वो तो मिस फॉर्चून है कि एक लिटरली एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसके पीछे के 2 डिब्बे थे जो कि इसके डिरेल डिब्बों के रास्ते में आ गए, और इन डिरेल डिब्बों के इम्पैक्ट से उसके आखिरी 2 डिब्बे वो भी डिरेल होके, यशवंतपुर एक्सप्रेस के, वो भी डिरेल होके दूसरी तरफ फिक गए। तो ये सारा इतनी स्पीड में और इतने मोमेंटम में था कि उसकी वजह से वो 2 डिब्बे भी क्षतिग्रस्त हुए और उसमें भी कुछ लोगों को बहुत इंजरीज हुई, कुछ डेथ्स भी हुई। ये हुई यशवंतपुर एक्सप्रेस जो कि उसमें इन्वॉल्व हो गई। उसके अलावा जो एक और मालगाड़ी दूसरी तरफ जो खड़ी हुई थी, जो हम जिसको डाउन लूप में दिखा रहे हैं ये आपको, स्टेशनरी गुड्स ट्रेन, ये इस पे भी थोड़ा सा वो डिब्बों का इम्पैक्ट हुआ, पर कोई खास उसमें क्षति नहीं हुई। ये पूरे एक्सीडेंट का बैकग्राउंड है। इसके बाद जो सबसे पहला काम हुआ, जो रेलवे में एक बहुत लेट डाउन प्रोसीजर है इस तरह के डिज़ास्टर्स के लिए, कि वो स्टेशन मास्टर ने तुरंत कंट्रोल को मैसेज करी, और उसके बाद हमारी जो मेडिकल रिलीफ ट्रेन होती है वो 2 जगह से तुरंत चल पड़ी। 20 मिनट के अंदर वो गाड़ियाँ चल पड़ी। एक आई खुर्दा की तरफ से, मतलब भुवनेश्वर की तरफ से, और एक आई खड़गपुर की तरफ से। भुवनेश्वर वाली पहले पहुंची और उसके जस्ट 10 मिनट बाद खड़गपुर वाली पहुंची। साथ में एनडीआरएफ को इन्फॉर्म कर दिया गया। एनडीआरएफ की एक टुकड़ी बालासोर में स्थित थी, क्योंकि वहाँ पे साइक्लोन और ये सब फ्लड्स वगैरह के लिए उनकी एक टुकड़ी वहाँ पर मौजूद रहती है। उस टुकड़ी को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया गया। ये भी मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों की एनडीआरएफ के साथ कंटिन्यूअस इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए एक्सरसाइज चलती रहती है, कोऑर्डिनेशन चलता रहता है, और हम लोग बहुत सारी मॉक ड्रिल्स करते हैं। उसका ये फ़ायदा हुआ कि एनडीआरएफ की टीम जो बालासोर में मौजूद थी वो भी वहाँ से चल पड़ी तुरंत तैयार होकर, और वो भी पहुँची। जो आर्मी की भी वहाँ पे एक टुकड़ी मौजूद थी वो भी मोबिलाइज हो गई, उसको इन्फॉर्मेशन पहुँच गई, वो भी आ गई। जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था, जो स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ थी, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डीएम and his team and the SP and the local administration, everybody responded. Locals जो वहाँ पे थे वो तो खैर they are the first responders, वो सारे locals आ गए and immediately जितने लोगों को वहाँ से निकाला जा सकता था, उनको वहाँ से नज़दीक के अस्पताल ले जाया जा सकता था, उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी थी वो लोगों ने शुरू कर दी। इट इज़ अ मेजर डिज़ास्टर, उसमें एक छोटी चीज़ नहीं है, ये एक इतनी बड़ी दुर्घटना और इतने सारे लोगों को का इन्वॉल्वमेंट था। ये सारे लोग इसमें सिर्फ इसी फोकस के साथ लगे रहे कि कैसे लोगों को की जान बचाई जाए और उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। और जो हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे पहुँच गए थे, लोकल डॉक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स पहुँच गए थे, वो फर्स्ट एड वहाँ पे करके एंड इमीडिएटली जो भी इंजर्ड थे उनके लिए जो साधन मिला, जो फर्स्ट अवेलेबल साधन मिला, उससे लोगों को मूव करना शुरू कर दिया। एम्बुलेंसेस तो उसके बाद आई, पर लोगों को इस हिसाब से निकालना और मूव करना शुरू हो गया। ये पूरा बचाव और इसका कार्य पूरी रात चलता रहा। सुबह तक 3 तारीख की सुबह तक जब सारे वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए वहाँ पे, मंत्री जी खुद पहुंच गए, भी ये काम चलता रहा। और करीब दोपहर के 2 बजे के करीब जितने भी लोग उसमें या तो फंसे थे या जिस भी तरह से थे उनको निकाल लिया गया। ये काम जब कंप्लीट हो गया, हर तरह से इंश्योर कर लिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, लोकल पुलिस ने भी ये कंफर्म किया कि यहाँ पे अब कोई व्यक्ति इसमें नहीं है, तब उसके बाद रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ। इसलिए रेस्टोरेशन में अभी समय लगेगा। रेस्टोरेशन में भी बहुत बड़ा काम है क्योंकि यहाँ पे ट्रैक वगैरह सब कुछ एकदम डैमेज हो गया। जो OHE के पोल जिस पे कि बिजली के तार चलते हैं वो सब कुछ डैमेज्ड है, तो वो रेस्टोरेशन का काम चलता रहा। उसके बाद पूरी रात मंत्री जी खुद वहाँ पे उसको सुपरवाइज़ करते रहे सीनियर ऑफिसर्स के साथ।
हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब और हमारे मेंबर इंजीनियरिंग जो हैं वो खुद, और मेंबर रोलिंग स्टॉक, सब लोग वहाँ पर रहे, जनरल मैनेजर्स, DRMs, सब लोग वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम हमारी टीम्स जो कि लेबर, सारा टेक्निकल टीम्स, सारे मटेरियल जो चाहिए रिप्लेस करने के लिए, सब लोग वहाँ पे मोबिलाइज होते रहे। सारी रात वो गाड़ियाँ भी शटल की तरह से चलती रहीं और वो सामान वहाँ पे पहुँचा के, अभी आप देख ही रहे हैं कि रेस्टोरेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। शायद शाम तक 8-8 बजे तक हमको एक लाइन मिलने की उम्मीद है। हो भी सकता है कि अगर काम ठीक चला तो दोनों लाइनें इस लायक हो जाएंगी कि कुछ गाड़ियाँ निकल सकें, धीमी गति से निकल सकें। सर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन लाइन। पहले मेन लाइन देंगे क्योंकि गाड़ियाँ निकलने लगे, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। एक मिनट, कंप्लीट हो जाएंगे, ब्रीफिंग कंप्लीट हो जाएंगे, सारे सवाल रुक जाइए ब्रीफिंग कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद सवाल लेंगे। मुझे दो चीज़ें और बतानी है, बस 2 चीज़ें और बतानी है। ये तो हुआ रेस्टोरेशन का काम, उसके बाद जो इंजर्ड हैं उनके बारे में मुझे कुछ कहना है। आप लोगों के माध्यम से भी मैं ये सबको कहलवाना चाहती हूँ, हमारी एक सिंपल हेल्पलाइन नंबर है 139। 139 हमने सब जगह अलग अलग स्पेशल हेल्पलाइन नंबर्स खोल दिए, हर जगह हेल्प डेस्क खोल दिए, हर स्टेशन पे जो भी कनेक्टेड स्टेशंस हैं वहाँ पे हेल्प डेस्क खुली हुई है, वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं लोगों की, रिलेटिव्स की मदद करने के लिए। हम लोग खुद पूरी रात यहाँ पे 36 घंटे से हमारे मैं पर्सनली तो यहाँ पे 36 घंटे रही हूँ, उसके अलावा बाकी लोग जो हैं वो शिफ्ट ड्यूटी पे आते रहे हैं। हमारा एक वॉर रूम है, वो हम आपको दिखाएंगे, वहाँ से हम सारा कोऑर्डिनेशन कर रहे थे यहाँ से, जो कि दूसरी एजेंसीज़ के साथ चाहिए, पैसेंजर्स के साथ चाहिए, जो इंजर्ड है उनके साथ चाहिए, उनके रिलेटिव्स के साथ चाहिए, उनके नेक्स्ट ऑफ किन के साथ चाहिए। तो वो हम आपके माध्यम से फिर अपील करना चाहते हैं, हम ये इन्फॉर्मेशन सबको पहुंचाना चाहते हैं जो भी परेशान है इस सिचुएशन में। 139 एक सिंपल नंबर है, उसको कॉल करें। वहाँ पे हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं, वहाँ पे कोई कॉल सेंटर के ऊपर हमने नहीं सिर्फ काम छोड़ रखा है कि वो जो आपको 1 घंटे रुकाएंगे और कहेंगे कि अब आप ये नंबर डायल करिए, अब वो नंबर डायल करिए, या आप इससे कांटेक्ट करिए और हमें नहीं पता, हम बताएंगे आपको। इस तरह की चीज़ से हमने इसको निकाल के हमारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि खुद एक कॉल का जवाब दे रहे हैं और जितनी मदद हो सकती है लोगों को कनेक्ट करने की वो हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगेन आपके माध्यम से मैं सब पब्लिक को ये कम्युनिकेट करना चाहूँगी कि किसी के भी अगर कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एनीबडी नोन टू देम अगर इसमें फंसे, इसमें अफेक्ट हुए हैं, प्लीज़ कॉल 139। हम उनको बालासोर जहाँ के हॉस्पिटल्स में लोग हैं, भुवनेश्वर जहाँ पे हॉस्पिटल्स में लोग हैं, वहाँ तक हम उनको पहुँचाएंगे। हम उनकी जर्नी, वी विल टेक केयर ऑफ देयर जर्नी, वी विल टेक केयर ऑफ कनेक्टिंग देम टू देयर लव्ड वंस, देयर फ्रेंड्स जो भी इसमें इंजर हुए हैं। हम उनके वहाँ पे लोकल मूवमेंट का अरेंजमेंट करेंगे। हम वहाँ पे अगर उनको कहीं रहने की व्यवस्था चाहिए, उनको खाने की कोई ज़रूरत होगी, वो भी हम लोग देखेंगे। हर एक पेशेंट के साथ हमारा एक स्काउट एंड गाइड नॉमिनेटेड है जो कि उस पेशेंट की और जितने भी उनके रिलेटिव्स, उनके वेल विशर्स उनके साथ हैं, उनके साथ उनकी जितनी भी तरह की मदद उनको चाहिए, किसी भी तरह की मदद उसको करने के लिए तैयार है। तो ये प्लीज़ इन्फॉर्मेशन फैलाने की ज़रूरत है, ये सबको बताने की ज़रूरत है कि वो परेशान नहीं हो। 139 पे कॉल करेंगे तो हम उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हमारी जिम्मेदारी, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कनेक्ट टू दैम। ये एक आइटम। दूसरा, जो एक्सग्रेशिया पेमेंट अनाउंस हुआ है, मंत्री जी ने जो माइनर इंजरी है उसके लिए 50,000, जो सीरियस इंजरी है उसके लिए 2 लाख, और अगर किसी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है तो उनके नेक्स्ट ऑफ किन को 10 लाख की घोषणा की हुई है। ये हम लोग कंटिन्यूसली इसका वितरण कर रहे हैं। जितने भी इंजर्ड लोग हैं और जो हॉस्पिटल में हैं अभी भी,
उनको हम लोगों ने इंश्योर किया है कि उनको एक्सक्रेशिया पेमेंट तुरंत हो जाए, उनको जिस भी तरह की आर्थिक मदद चाहिए वो तो मिल ही जाए, उसके अलावा हमें जो करने की और आवश्यकता है वो हम कर ही रहे हैं, वो मैंने आपको बताया है। 5 जगह टोटल 3.22 करोड़ डिस्बर्स हुए हैं। करीब 3.5 करोड़ हम लोग अभी तक डिस्पर्स कर चुके हैं टू वेरियस पीपल। सो ये इन्फॉर्मेशन भी अगर आपके माध्यम से आम लोगों तक पहुंच जाए, जो भी कंसर्न लोग हैं उन तक पहुंच जाए, तो आई विल बी रियली थैंकफुल। दैट इज़ माई रिक्वेस्ट। इसके बाद आई एम रेडी टू टेक द क्वेश्चन। I have all the time. I have all the time. I will answer everybody. Can we talk one by one? One by इसमें one. एक One. डेटा ऐड कर लीजिए, मैम ने जितना बोला है, जो डिसबर्सल हुआ है सब बताऊंगी। I'll tell you everything. I'll tell you जो everything. डिसबर्सल हुआ है उसमें मैम ने जो बताया उसमें एक डेटा और ऐड कर लीजिए। टोटल 285 केसेस में 3.22 करोड़ 285 लोगों ने क्लेम लिया है। और हाँ जी, और क्लेम लिया है और 3.22 करोड़ अभी हुआ है। अभी काफ़ी बांटना बचा है, लोग आ रहे हैं, वेरिफिकेशन होकर तुरंत दिया जा रहा है। और टोटल 6 लोकेशन पे हम लोग डिसबर्सल कर रहे हैं। 3.22 हाँ, 6 लोकेशन पे हम लोग डिसबर्सल कर रहे हैं। अब क्वेश्चन लेंगे, प्लीज हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। Be patient. I will answer every single question. मैं मॉडरेट गुड कर आफ्टरनून मैम, आई एम गौरव फ्रॉम ANI। मेरा आपसे ये सवाल है कि जितनी भी अभी जानकारी आ रही है सिग्नल को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। आपने जैसा कि अभी कहा कि प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि सिग्नल में कुछ खामी है, लेकिन जांच, उसकी जो विस्तृत जांच है वो चल रही है, तो यानी कि रेलवे को अभी ये पता नहीं है कि किस कारण से एक्सीडेंट हुआ है। फिलहाल आपके पास सिर्फ इतनी जानकारी कि सिग्नल की कुछ कारण जो भी आप कंफर्म नहीं है, नहीं, यही आप कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी। आप अगर इसको इस तरह से समझे कि कारण हमें पता चल गया है, लेकिन ये प्राइमा फेसी कारण है और वो मेरी तरफ से गैर जिम्मेदाराना होगा अगर वो मैं पब्लिक करूं, क्योंकि रेलवे एक इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको कि अगर पूरी जांच किए बिना हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच जाए, प्राइमा फेसी हमें पता है कि क्या हुआ है, लेकिन नहीं, प्राइमा फेसी है, आई विल नॉट शेयर इट, इट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर एंड आई विल शेयर इट व्हेन आई हैव कंफर्म्ड। हमारे इसीलिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एजेंसी है जिसका नाम है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। वो इस इंक्वायरी को डिटेल में समझ रहे हैं। इस समय एक एक इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं प्राइमा फेसी, चूँकि मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद आई एम नॉट अलाउड टू शेयर इट टिल CRS इज सबमिट्स हिज रिपोर्ट एंड दैट इज़ अ पब्लिक रिपोर्ट। CRS एक लीगल एंटिटी है जिसके कि बहुत क्लियरली रूल्स डिफाइंड है। उनके जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है। उनके जितने भी विटनेसेस हैं, उनके जितने भी एविडेंस हैं, उन्होंने जितना भी रेलवे का रिकॉर्ड है वो सीज किया हुआ है, एंड nothing can be touched or tampered or shared till CRS has satisfied himself and come to a conclusion. So that is the reason why we are not sharing. It is not because we don't know, but it is because it is prohibited as per the CRS inquiries rules provisions. That is the reason. मैम, कोरोमंडल जब मेन लाइट पे जा रही थी तो उसके बाद वो क्या नाम है, अपलाइन में कैसे गई? सिग्नल था अपलाइन में जाने के लिए या उसका रेल ट्रैक चेंज करके उसको भेजा गया उसे? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई। प्राइमा फेसी हमें कुछ जानकारी पता चली है जिससे कि हमें लगता है कि सिग्नलिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन जैसा मैंने इनको बताया, हम डिटेल आपके साथ तभी शेयर कर पाएंगे जब CRS साहब अपनी इंक्वायरी सबमिट करेंगे। ये अभी एक क्वाजी लीगल प्रोसेस में चला गया है। CRS हैज़ द पावर्स ऑफ अ जज, एंड जैसा आप जानते हैं किसी भी लीगल केस में इफ द मैटर इज सब जुडिस यू कैन नॉट डिस्कस द डिटेल्स विद पब्लिक, सो दैट इज द ओनली रीजन। एक क्वेश्चन बहुत लोग, आप बताइए। चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है और ये इससे क्या हुआ है? क्या उन लोगों की पहचान हो गई जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक मिनट, ये एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, सर हैं। सर पहले इंटरलॉकिंग के बारे में बता देंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बता देंगे, और फिर जो केस से रिलेटेड है वो वापस हम बताएंगे। सब्जेक्ट सर बता देंगे। आप लोगों की सबों की जानकारी के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, मैं संदीप माथुर हूँ, आई एम प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिग्नलिंग।
जो हम लोगों के कोई भी स्टेशन होता है जिसमें आपने देखा कि 2 लाइनें जो जा रही हैं, एक अप और एक डाउन, उस स्टेशन पे 2 और लूप लाइंस होती हैं। तो उस मेन लाइन पे अगर सीधा ट्रेन को चलना है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर लूप लाइन में हमें ट्रेन को ले जाना है तो एक पॉइंट होता है जो कि इसमें आपको दिखाया हुआ है नक्शे में, उसके ऊपर, तो उस पॉइंट को हमें ऑपरेट करना होता है जिससे वो आगे पीछे ट्रेन सीधी जाएगी या लूप में जाएगी। दूसरी चीज़ हम लोगों को ये डिटेक्ट करना होता है कि वो आगे की जो ट्रैक है वो ऑक्युपाइड है या अनऑक्युपाइड है। तो 2 चीज़ें हो गई बेसिकली, एक पॉइंट और एक ऑक्यूपेंसी ऑफ ट्रैक। सिग्नल जो है इस तरीके से इंटरलॉक होता है, जो इंटरलॉकिंग वर्ड आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसको यहीं से लिया गया है। इस तरीके से इंटरलॉक होता है कि आगे की लाइन ऑक्युपाइड है नहीं ये पता चल जाए, और पॉइंट उससे सीधा ले जा रहा है या उसको लूप लाइन में ले जा रहा है ये पता चल जाए। तो जब पॉइंट सीधा ले जा रहा है और आगे का ऑक्युपाइड नहीं है तब वो सिग्नल ग्रीन होता है, और जब पॉइंट लूप में ले जा रहा होता है उसे और लूप लाइन क्लियर है तब वो सिग्नल येलो होता है और उसका रूट दिखाते हैं कि ये दूसरे रूट पे ले जा रहा है। तो ये इंटरलॉकिंग बेसिकली काम करती है। तो ये आप लोगों को इंटरलॉकिंग का बताया मैंने। बेसिकली एक सेफ वे में ट्रेन को स्टेशन से हम लोग ले जाएं, उसके लिए ये पॉइंट और डिटेक्शन यूनिट को सिग्नल से हम इस तरीके से इंटरलॉक करते हैं कि वो मूवमेंट उसको क्लियर रहे, कोई आगे ना हो, और उसको किस तरफ जाना है, में सीधा जाना है या लूप में जाना है ये पता चल जाए। और ये इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहलाती है? ये 2 तरीके से हम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है ये, और नॉन इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। इस पर्टिकुलर स्टेशन पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग थी। जब ये इंटरलॉकिंग हम किसी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से हम लोग करते हैं, वो उसमें ये डिफाइन हो जाता है कि आगे का ट्रैक ऑक्युपाइड है या नहीं, वो हम इलेक्ट्रॉनिकली पता करते हैं और उसमें आपस में इंटरलॉकिंग करते हैं, तो तब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कहलाती है। और कई जगह पे हम लोग रिलेस से ये इंटरलॉकिंग करते हैं, और कई जगह पे अभी भी कुछ स्टेशन पे, कहीं पे नहीं कहूँगा, अभी सिर्फ आउट ऑफ 7000 स्टेशन, कुछ 100 स्टेशन पे लीवर्स के थ्रू हम ये लोग इंटरलॉकिंग करते हैं। तो ये इंटरलॉकिंग है, और इस पर्टिकुलर स्टेशन पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग थी। मतलब कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है। और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनको पहचान हो गई है? आई आंसर दैट। क्या टेम्पर भी हो सकता है? मैं बताती हूँ आपको। सिग्नल था, खाली green से उसको- Just supplementing this question, can there be a malfunction in this, and how is it possible if it can be a malfunction or not? Let us answer both the questions. One, it is supposed to be tamper proof. It is supposed to be error proof. उसका एग्जैक्ट वर्ड बता देता हाँ, हूँ। बताओ। इट इज कॉल्ड एज फेल सेफ सिस्टम। मतलब इट विल फेल ऑन अ सेफर साइड। ठीक है, अगर फेल भी हो गया तो सिग्नल लाल हो जाएगा, मतलब गाड़ी रोक दो बेसिकली। अगर फेल हुआ तो उसमें फेल सेफ सिस्टम है। फेलियर कंप्यूटर समझता है, लॉजिक समझता है, और उसको डिटेक्ट करेगा अगर कि यहाँ पे कोई फेलियर है तो वो सारे सिग्नल लाल हो जाएंगे, फेल सेफ हो जाएगा, और गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी कि पहले आप रुक जाइए, लेट अस चेक क्या प्रॉब्लम है, तभी आप आगे जाइए। तो ये फेल सेफ सिस्टम है एज फार एज द टैम्परिंग एंड द एरर पार्ट ऑफ इट इज कंसर्न। But however, as it is being suspected, there was some kind of a problem in the system. Whether it was a physical error, कि मान लीजिए, मैं आपको सिर्फ मैं इस पर्टिकुलर केस के संदर्भ में नहीं बता रही हूँ, अगर पॉसिबिलिटीज ऑफ व्हाट कैन गो रॉन्ग। सपोजिंग किसी व्यक्ति ने वहाँ पे आसपास कुछ खोद दिया बिना ये देखे कि वहाँ पे केबल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कुछ अगर काट दिया। अक्सर देखेंगे आपकी कुछ काम चल रहा है, रोड बन रही है, कुछ हो रहा है, पेवमेंट बन रहा है, और अगर बिना उसने जानकारी के, बिना उचित परमिशन के वहाँ पे काम किया, पॉसिबल है कि केबल कट जाए, या इस तरह की चीज़ों से प्रॉब्लम आ सकती है सिग्नलिंग में। या किसी ने उसमें कुछ मतलब कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, या कहीं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती नहीं है, नॉर्मली इस तरह का नहीं होता है, बट एक मशीन है ये, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, चाहे मैकेनिकल मशीन हो, कोई भी मशीन फेलियर प्रोन होती है। एक मतलब 99.9% कोई फेलियर नहीं होगा, पर एक 0.1% चांस मशीन में फेलियर का होता है। तो वो पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही है हर तरह के सिस्टम में।
हाँ उधर आकाश, आकाश लोगों की पहचान हो गई है क्या? जो आपका एक क्वेश्चन हो गया, प्लीज वन क्वेश्चन पर्पस। वही क्वेश्चन था उसका सवाल। वो मैं बता देती हूँ, वो लोगों की पहचान प्राइमा फेसी हो गई है, लेकिन हम आपके साथ CRS इंक्वायरी के बाद ही शेयर करेंगे। Ma'am, I know that detailed investigation is underway. The question is, as far as I know, there are several conditions that need to be fulfilled for the interlocking and the signaling. Right. The question is whether the train went on to loop line when the signal was given for the up line. If yes, then whether it derailed first and then dashed into the goods train, or first it dashed into goods train and then got derailed. Yes, that is a very good question. That is exactly what we have been trying to identify. ठीक है? नहीं, आप सुनिए, you please have a little patience. I'll explain in detail. ये हादसा हो गया, उसके बाद हम लोगों ने सब उसमें इन्वेस्टिगेट करना और समझने की कोशिश शुरू की। ठीक है, एक बार हादसा हो गया, आपने सबने तस्वीरें देखी हैं, कुछ लोगों ने शायद फिजिकली भी देखा हो कि वहाँ पे क्या हालत है सिचुएशन की। एक एक पटरी उखड़ गई है, एक एक पॉइंट उखड़ गया है, गाड़ियाँ डिब्बे सब एक के ऊपर अगल बगल यहाँ वहाँ छितराए हुए हैं। इसलिए ये भी कहना कि पॉइंट क्या मेन लाइन के लिए सेट था कि लूप लाइन के लिए सेट था, वो भी एक आसान जवाब नहीं है वो लेकिन उसका जवाब मिल जाएगा। वो जवाब CRS इंक्वायरी में निकल के आ जाएगा। Ma'am, just an additional question. Ma'am, point number 17 was the point. Right. It was said in the preliminary inquiry that signal was given and then was taken back. It is not possible technically. No, right? no. That's not a preliminary inquiry. I don't know आपसे किसने वो शेयर किया है। वो डेटा लॉगर का इनपुट जो कि एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, वो हम सब ने देखा है, मैंने देखा है पर्सनली, हमारे सिग्नल के एक्सपर्ट ने देखा है, हर आदमी ने देखा है जो कि यहाँ के रेलवे का इंचार्ज है। देयर इज नो डिफेक्ट इन द लॉजिक ऑफ द सिग्नल दैट वाज ऑब्जर्व्ड। राइट, केवल एक सवाल केवल समझने के लिए पूछ रहा हूँ, कोरमंडल डिरेल हुई पहले या इसने हिट किया है? ये हमें यही जानकारी CRS इंक्वायरी से निकलेगी, क्योंकि वही मैं फिर से दोहराऊंगी कि इन्फॉर्मेशन अब हम उसको एक तरह से उसको एज अ डिटेक्टिव उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो गया है कि वो ग्राउंड सिचुएशन पूरी ख़त्म हो चुकी है। सारे ट्रैक उखड़ गए हैं, सारे पॉइंट उखड़ गए हैं, सारे केबल उखड़ गए। हमारे पास एक डिजिटल रिकॉर्ड है, जो कि कोई एरर नहीं दिखाता है इस मूवमेंट में, पर हादसा हुआ है। सो दैट मीन्स कि समथिंग रियली वेंट रॉन्ग। प्रिलिमिनरी वी नो व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट पॉसिबली वेंट रॉन्ग, but as again I am repeating, because it is under CRS inquiry, I am not at liberty to share it, but just be patient, we will be able to share it with you with all the details very soon with specific responsibility. नहीं, एक क्वेश्चन प्लीज, वन क्वेश्चन आप बताइए। Clarify why everybody is talking so much about Kavach, because it's everywhere on Yes, social media. we must. Could you please clarify for the layman, Yes. what role does Kavach have in this accident, or it doesn't have any role? Please clarify. I'll do that. एक कवच के बारे में भी मैं आप लोगों को सबको समझाना चाहूँगी कि सबसे पहली चीज़ जो कि वी शुड बी प्राउड ऑफ कि ये एक इंडिजिनस डेवलपमेंट है। ये भारत का अपना बनाया हुआ सिस्टम है जो कि एक एंटी कोलिजन सिस्टम है। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस एंड वी होप दैट टुमारो वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहली चीज़। दूसरी चीज़, चूँकि ये एक इंडिजिनस सिस्टम है और ये सेफ्टी रिलेटेड है और ये ट्रेन्स की सेफ्टी जिसमें कि लोग आते जाते हैं, माल आता जाता है, इसलिए इसकी टेस्टिंग बहुत रिगरस होती है। इसमें हमने हर तरह की टेस्टिंग करी है और जब हम लोग इससे सेटिस्फाई हो गए कि ये बिल्कुल ठीक है और खरा है और ये सेफ़ है, इसमें इस लेवल की टेस्टिंग की गई कि मंत्री जी खुद उसमें ट्रेन में चले और दूसरे डायरेक्शन से एक और ट्रेन लाई गई और ये चला के देखा गया कि फुल स्पीड पे भी गाड़ी पे ब्रेक लगता है। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ टेस्टिंग वी हैव डन, दैट इज़ द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट दैट हैज़ बीन देयर एट इवन द टॉप मोस्ट लेवल। After we were satisfied that this is now a technology that we can proliferate all over the country, then let me explain that what does it involve? It involves putting these devices
all along every single track of Indian Railways. And I hope you people know how many kilometers of track does Indian Railway have. Okay, so physically putting these devices along the track is going to take some time. We need some time. Secondly, every single locomotive has to be equipped to read the signals from those devices. So we own more than 8,000 locomotives which are running. Every single locomotive has to be equipped with this equipment. Fourthly, it costs money. So what has been done? Because we know that this is a device that we need on top priority to make safe rail journeys safe, it has been sanctioned as a priority work on Indian Railways. The money has been sanctioned and it has been made available in the budget. Kitna amount hai? Can we share the amount? 13,000 crore for 34,000 route kilometers. So first we decided that we will identify priority high speed sections, and for that alone more than 13,000 crore has been sanctioned for proliferation. Then comes the question of having the production capacity to produce this indigenously. As I have explained it to you, this is an indigenous development and we are very, very proud of it. So to have that kind of equipment production capacity in our own country, we need a little more time. So our vendors are not in position, our production units, our producers, our market, our industry is gearing up to produce and supply as much as Indian Railway needs. So that will also take a little while. So Kavach is there, it is on a rollout. Everything to make sure that it is rolled out at the fastest pace possible is there, but you must understand the quantum of the work involved and the quantum of the money needed and the way the industry is supposed to respond and react and generate the equipment that is required to be placed in all along the track and on the locomotives. Then what does Kavach do? In this particular situation, what could have Kavach done? Had Kavach been here, it would have been on the locomotive, it would have been on the track. Now, from what we understand what happened, the locomotive, even if it went on a wrong route and it found that the track ahead was occupied, it had only barely maybe 100 meters to go before that obstruction was to come. So even if the Kavach would have applied brakes on detecting that the route ahead is obstructed, for a train moving at 130 kmph, the braking distance is about 600 meters. So it went and it would have gone and hit a 100-meter obstruction. It is expected that it will understand the obstruction at a sufficient distance. But in this particular case, because the route was set for the main line which was not obstructed, the system would not have reacted to it because it would not have got the input that there is an obstruction ahead. Only after it was about to hit that it could have reacted, there is an obstruction straight ahead by a visual mechanism. So in this particular scenario where the reaction time was so short and the distance was so short and the speed was so high, it was just a question of a few seconds before it went and hit an obstruction. If it went and hit an obstruction. Let me ask two questions. One per person, please. एक तो AC से related है. हाँ, तो बस supplementary पूछ लीजिए बस, बताइए. First, are you suggesting that even if there was Kavach, the accident couldn't have been averted? A, and B, ma'am, you are saying that prima facie you are finding no defect in the logic of signals, but then you are also saying that prima facie you are finding some signaling issue. If you can, simplify. I'll try and simplify that. See, in Kavach, I would like to qualify that remark of yours that in this case where the route ahead was clearly unobstructed, Kavach would have also followed that logic and not applied the brakes. However, if suddenly, supposing a boulder drops, okay, right in front of the train, then I'm sorry, even Kavach will not be effective.
It is something like that. So that if an obstruction happens suddenly in front of a moving train which is moving at a speed of 130 kmph, then I don't think there is any technology in the world which can prevent this kind of a situation. So it is something like a rock dropping suddenly in front of a very fast moving object. So that is the reason. Otherwise, let me again confirm to you that in a normal scenario where the way trains are supposed to move, Kavach is an excellent anti-collision device, and it will prevent two trains to come and hit each other if they are moving on the same track. Signaling issue. See, electronic interlocking is a logic. It is a computer-based logic, and every movement, how to keep it safe, is a very, very complex logic, and these computerized systems are meant to ensure that a fail-safe movement of trains across a complex layout also is there. And computers are, you people understand what computers are capable of doing. They have taken us all over even to Mars. So this is a simple thing for them. But that is the kind of logic that is inbuilt into this. Let me complete, please. I have some more to say. So the electronic interlocking, there is no issue with that. However, what we have found is that there is probability of some kind of a signaling, not even, I wouldn't even call it a failure, a signaling interference. Some kind of an interference has been there.